सिविल्स रिकॉर्ड पीटी 365 इकोनॉमी का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें फोर्थ टॉपिक करेंगे बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी पहली न्यूज है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। देखिए, अगर मार्केट में किसी भी तरीके की सरप्लस लिक्विडिटी यानी कि बहुत सारा पैसा घूम रहा है और उसे आरबीआई को एब्जॉर्ब करना है मार्केट से ताकि इन्फ्लेशन वगैरह ना आए, तो ये वाला टूल यूज किया जाता है जिसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। आपने स्टैटिक इकोनॉमी में कैश रिजर्व रेशियो की टर्म के बारे में सुना होगा। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? मान के चलिए एक बैंक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई। इस बैंक की नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज है, मतलब सब कुछ लेन देन करके पूरे दिन का उसका जो निकलता है ब्यौरा, उसको नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी कहते हैं अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले। सो ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का कुछ जो परसेंटेज होता है, या कह लीजिए कुछ जो शेयर होता है, वो हर एक बैंक को इंक्लूडिंग दिस एसबीआई बैंक, इसको आरबीआई के पास पार्क करना पड़ता है, आरबीआई में रखना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। सो आरबीआई के पास जब ये पार्किंग किया जाता है अमाउंट इस एनडीटीएल का, इसी को सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और ये कैश के फॉर्म में ही आरबीआई के पास जमा रखा जाता है, लेकिन आरबीआई इसके लिए कोई भी इंटरेस्ट ब्याज नहीं देता। ठीक है, बैंक को जो भी इसके पास सीआरआर रख रहा है उसको कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलेगा। बस अमाउंट एक पार्क किया हुआ है कि इन केस बैंक रन हो जाए, क्रैश हो जाए किसी भी तरीके का इकोनॉमी में, तो इस टूल को, इस मतलब टूल का जो अमाउंट है उसको यूज किया जा सके। सो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दरअसल डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज मतलब बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, बैंक के पास कितना एसेट और लाइबिलिटीज है, उन सब का डिफरेंस दिखाती है। उसी के हिसाब से पता लगता है कि बैंक कितना अच्छा रन कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा बैंक के पास, मतलब ज्यादा लोग ट्रस्ट करके वहां अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं ना, उस हिसाब से उसी परसेंटेज के बेसिस पे बोल दिया जाता है कि हर एक बैंक अपनी एनडीटीएल का इतना परसेंटेज कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे रखेगा। अब ये लिखा कहाँ गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934, उसमें मेंशन है कि ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे फॉरेन, चाहे रीजनल, रूरल, चाहे कोऑपरेटिव, अगर वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आते हैं, उन सबको सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये सीआरआर तो समझ लग गया। इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या हुआ? इंक्रीमेंटल मतलब सीआरआर का एक एडवांस्ड वर्जन। ये तब आया जब मार्केट में बहुत सारा लिक्विडिटी, बहुत सारा पैसा है। जैसे नोटबंदी हुई थी जिस टाइम पे, तो बहुत सारा पैसा मार्केट में घूम रहा था, उस टाइम पे आरबीआई के द्वारा आईसीआरआर के टूल को यूज किया गया। तो अभी भी क्या होता है, मार्केट में अगर बहुत सारा पैसा घूम रहा होता है तो सडनली आरबीआई जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि आईसीआरआर के तहत ये जारी किया जाता है सूचना कि जो भी बैंक्स हैं वो अपना अमाउंट का, अपने मनी का सर्टेन पोर्शन जो है वो आरबीआई के पास लाके पार्क कर दें, उस पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट से जो लिक्विडिटी है उसको कम किया जा सके। सो इसमें इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है वो डिफरेंट होता है सीआरआर के कंपैरिजन में, ये आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई के पास ऑप्शन होता है कि अगर सीआरआर लागू हो रखा है, उसके अलावा उसी टाइम पे आईसीआरआर भी लागू किया जा सकता है। सो आईसीआर रेशियो के साथ कैसे अप्लाई किया जाता है ये देखेंगे। सो अगर सिर्फ कैश रिजर्व रेशियो लगा हुआ है, तो मान के चलिए किसी बैंक का एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी 100 है, 4.5% का उस पर सीआरआर लगा है, मतलब 4.5% उसको 100 रुपए का क्या करना होगा, आरबीआई के पास पार्क करना होगा, मतलब 4.5 रुपए आरबीआई के पास उसने जमा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सीआरआर भी लग गया और आईसीआरआर भी लग गया। आईसीआरआर लगा 10%, तो मतलब नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी अगर 150 रुपया है तो उस पर लगेगा सीआरआर, जो लगता ही है, वो हो गया 6.75। और उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है एनडीटीएल में, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी में, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई है, वो है 50 रुपए। उस इंक्रीमेंट के ऊपर आईसीआरआर लगेगा जो कि 5 रुपए हो जाएगा, और टोटल आरबीआई के पास फिर रहेगा 11.75 रुपए। ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एनडीटीएल मार्केट में बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, उस बढ़ी हुई अमाउंट के ऊपर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब इसके मेन इफेक्ट क्या होंगे? एक तो लिक्विडिटी मैनेज हो जाएगी, विच मींस द इन्फ्लेशन कुड बी डाउन, और फॉरेन इनफ्लो आता रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं रहेगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल अच्छे से हो सकता है, रिटेल इन्फ्लेशन खास करके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे मापा जाता है, और मनी पॉलिसी को टाइट किया जा सकता है। बैंक जो है वो रिजिलियंट रहेंगे, मतलब रिवाइव कर पाएंगे, उनको कोई थ्रेट नहीं रहेगा बैंक रन का, क्योंकि अगर बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में घूमेगी तो बैंक से जो भरोसा है ना वो उठने लग जाता है लोगों का, और फिर लोग ना बैंक रन की तरफ भागते हैं। मतलब हर कोई बैंक की तरफ भाग के ये बोलता है हमारा पैसा हमें वापस कर दो, है ना। इसका मतलब होता है कि हर कोई जाके बैंक को बोलेगा हमें अपना डिपॉजिट विदड्रॉ करवाना है, जिस केस में बैंक रन की सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा लैंडिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। लैंडिंग क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि टाइट मनी पॉलिसी होगी ना, आरबीआई ने बहुत सारा मार्केट से पैसा जो है वो आईसीआरआर के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया, तो मार्केट में ज्यादा उधार देने के लिए पैसा बचा नहीं। कुछ और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक टूल होता है, जिसमें अगर आरबीआई के पास
अगर आरबीआई को मार्केट से मान के चलिए पैसा एब्जॉर्ब करना है जो कि बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई बैंक्स के थ्रू इसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई जो है वो बैंक को देता है, जिसके लिए बैंक जो है वो आरबीआई में अपना पैसा जो है वो रख सॉरी इसके दरअसल जब भी कोई एब्जॉर्प्शन होना होता है लिक्विडिटी का, तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिलीज करता है, फिर बैंक जो होते हैं उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हिसाब से आरबीआई को पैसा जो है वो दे देते हैं। लेकिन एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि आरबीआई को अगर लिक्विडिटी या डिपॉजिट बैंक में से लेना है, पैसा लेना है, तो उसके लिए आरबीआई को बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अलावा रेपो और रिवर्स रेपो रेट्स जो हैं, इसके में जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको यूज किया जाता है, उसको दे के उसको लेके पैसा जो है उसका लेन देन किया जाता है बैंक के बीच में और आरबीआई के बीच में। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सीधा ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खुली मार्केट में ओपन कर दिया जाता है और उस हिसाब से जो पैसा आता है सिक्योरिटीज को बेच के वो सारा आरबीआई जो है उसमें डील करता है। वेज एंड मीन एडवांस एक तरीके का उधार होता है, एडवांस दे देना किसी को। ये एक टेम्परेरी लोन की फैसिलिटी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती है आरबीआई के द्वारा, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही यूज करनी होती है। जैसे कि कोविड आ गया तब यूज कर लिया, अदरवाइज इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारी सरकारें फिस्कल डेफिसिट जो उनका जनरेट हो रहा था, बहुत ज्यादा खर्चा जो हो रहा था, उसको बैलेंस करने के लिए उधार ले लेती थी आरबीआई से कि नए नोट छाप के हमें दे दो, तो इससे बहुत सारा दिक्कत इकोनॉमी पे आ रहा था। अगली बात करेंगे सरप्लस ट्रांसफर बाय आरबीआई की। आरबीआई ने बहुत सारा सरप्लस 87,416 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट को 2022-23 में डिपॉजिट किया। अब आरबीआई के पास खुद का ये सरप्लस है क्या? दरअसल ये आरबीआई की जनरेट की हुई इनकम है, क्योंकि आरबीआई को कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर आरबीआई के पास कोई सरप्लस अमाउंट है तो वो सरकार को जमा कर देगा आरबीआई, ठीक है। सो आरबीआई का जितना भी खर्चा होता है वो दरअसल जितनी आरबीआई की कमाई है उससे काफी ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से आरबीआई के पास हमेशा सरप्लस अमाउंट रहता है। आरबीआई इस सरप्लस को पहले कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड के अंदर रखता था, लेकिन आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मेलेगाम कमेटी इन 2013 और उसके बाद रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो था, जो कि बिमल जालन कमेटी ने लागू किया था, उसके अंतर्गत ये अनाउंस किया गया कि सरप्लस जो है आरबीआई का दैट वुड बी गिवन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा। अब यहाँ ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ सकता है। 2010 से लेकर 2020 पिछले 10 साल में अगर हम बोले कि आरबीआई ने रेगुलरली जो सरप्लस गवर्नमेंट को दिया वो इंक्रीज ही हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए डिप हुआ है, वो है ना, कम हुआ था सरप्लस, यहाँ पे भी कम हुआ था कोविड के टाइम पे। इसके अलावा पिछले 5 सालों का भी पूछा जा सकता है। 2015 से लेकर 2020 में भी ऐसा नहीं था कि लगातार सरप्लस जो है वो इंक्रीज ही हुआ, एक बार में डिप जरूर हुआ था, ठीक है। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सरप्लस था आरबीआई ने कभी गवर्नमेंट को दिया था वो था साल 2018 और 19 में। सो इट इज नॉट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन 5 इयर्स नीदर इन द 10 इयर्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टेटमेंट के हिसाब से। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट न्यूज, जो है आपकी ट्रांजिशन फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी बैंक्स हैं जो आपस में लोन देती हैं, एक दूसरे को लोन लेती हैं, है ना। किस परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे वो ये सब डील करती हैं, उसके लिए एक बेंचमार्क रखा गया था जिसका नाम था लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। मतलब लंदन के जितने बैंक्स में जिस परसेंटेज पे लोन वगैरह दिए जाते हैं उसी को एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। लेकिन अब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि हमारे यहाँ के बैंक्स लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या होता है पूरी दुनिया में वही इंटरबैंक ऑफर रेट जो है वो दरअसल उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए अपने इंटरेस्टेड बैंक सेट कर देता है। तो आरबीआई ने एडवाइस जारी कर दिया बैंक्स को कि आप लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से धीरे धीरे खुद को दूर करेंगे। दरअसल जैसे लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, ऐसे ही मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटरेट रेट जो है वो इंडिया में बनाया गया था। मुंबई में कौन सा बैंक है? आरबीआई। मतलब उसी के स्टैंडर्ड जो होंगे परसेंटेज इंटरेस्ट, उसी के बेस पर बाकी इंडिया के बैंक्स अपना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट का वो सेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है। सो बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ये कहा है कि कोई भी नई ट्रांजेक्शन जो है वो अब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट हो गया, चाहे मुंबई वाला हो गया, चाहे यूएस के किसी बैंक का हो गया इंटरबैंक ऑफर रेट, उसके हिसाब से तय नहीं की जाएंगी। मतलब हर एक बैंक अपना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो खुद से डिसाइड करेगा। इट विल नॉट बी डिपेंड ऑन द सम स्टैंडर्ड काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट। ग्लोबल ट्रांजिशन जो है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि ब्रिटिश का जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है, मतलब ब्रिटेन के अंदर भी खुद जितने बैंक हैं, इन्होंने खुद से ही अपने आप को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से ड्रिवन अवे कर दिया है, फेज आउट कर दिया इन्होंने साल 2017 में ये वाला इंटरेस्ट रेट। तो पूरी दुनिया भी इस चीज को फिर फॉलो करे, है ना। लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट ये एक बेंचमार्क
इंटरेस्ट रेट था, जो कि बड़े बड़े बैंक्स के द्वारा एक दूसरे को पैसा देने के लिए लेने के लिए यूज किया जाता था और शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए खासा यूज होता था। इसकी रेगुलेशन की अगर बात करें तो 2014 से पहले लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट जो था उसको ब्रिटिश बैंकर एसोसिएशन जो थे वो मैनेज कर रही थी, लेकिन बाद में यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के अंडर ये आ गया। 2021 में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट की कितना परसेंटेज इंटरेस्ट इंटेंशन लेवल पे होना चाहिए, सेटलिंग द थिंग्स, ये कैलकुलेट करने के लिए 5 करेंसीज का यूज हुआ, यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रैंक और जापानीज येन। फिर उसके बाद मार्च 2021 के आसपास फेज रोल बैक अनाउंस कर दिया गया, मतलब ये बोल दिया गया कि इससे हम धीरे धीरे लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट से थोड़ा खुद को दूर करेंगे। और फिर ये भी तय हो गया कि इस ऑफर रेट में ज्यादातर जो वैल्यू दी जाएगी ना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए, वो यूएस डॉलर को दी जाएगी। क्यों भाई, बाकी करेंसीज को क्यों नहीं दी जाएगी? तो ये दरअसल ना फिर इसलिए भरोसा जो है वो इस इंटरबैंक ऑफर रेट से हटने लग गया कि सिर्फ एक करेंसी पे डिपेंड होके आप ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दोगे, तो यूएस डॉलर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इट मींस वन करेंसी विल डोमिनेट द वर्ल्ड, तो ये तो गलत चीज होगी। इसलिए इससे थोड़ा भरोसा, ये ट्रांजिशन जो है वो आया है, मतलब भरोसा उठ गया और ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है। इसका बेनिफिट इंडिया को क्या होगा कि अगर हम लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट फॉलो नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हर एक बैंक का खुद का रेफरेंस रेट होगा, उनको किसी और का रेफरेंस रेट लेने की जरूरत नहीं है। जो हो सकता है कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे उधार देने के लिए, और इन्वेस्टर को भी थोड़ा सा फायदा लगे जब इंटरेस्ट रेट उनके हक में कहीं पे ज्यादा मिले उनको, तो हर एक बैंक अपने हिसाब से डिसीजन ले लेगा। बैंक में कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि उनके पास अब कोई रेफरेंस रेट नहीं है कंपटीशन के लिए, उनको खुद से खुद सब कुछ डिसाइड करना है। इंडिया का जो ट्रांजिशन सिनेरियो है ये दरअसल आरबीआई के द्वारा ही ट्रांजिशन सिनेरियो का डिसीजन लिया गया। सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव रेफरेंसेस रेट ये इंडिया अब फॉलो करेगा। इसका मतलब है बैंक जो है जितनी बास्केट ऑफ करेंसीज वर्ल्ड में मानी जाती है, बहुत ऑथराइज्ड करेंसी है, बैंक उन करेंसीज का वैल्यू लेकर उन करेंसीज पे कैलकुलेट कर कर अपना खुद का इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई कर सकता है, रादर देन फॉलोइंग द ब्रिटिश का ये लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। तो कौन कौन सी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? हम यूएस का एक इंटरेस्ट रेट है ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, उसको चाहे तो थोड़ा देख सकते हैं। यूरोपियन बैंक के ऑफर रेट देख सकते हैं, जापान का भी है, चाइना का भी है। इन सब के खुद के मतलब इंटरबैंक ऑफर रेट है ना, खुद के ही मतलब इंटरेस्ट रेट है हर किसी के। हम चाहे तो इनके मेथोडोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर देखें यहाँ इंडिया का खुद का मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट जो है, हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, और हमारा खुद का इंटरेस्ट रेट इंडिविजुअली हर एक बैंक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉलबैक क्लॉज की बात करेंगे। आरबीआई ने फॉलबैक क्लॉज जो है इसका भी इंसर्शन करने के लिए बोला है कि इसको भी जल्द ही इंसर्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई की गाइडलाइन के बावजूद भी लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट या मुंबई वाले ऑफर रेट को फॉलो करता है तो उस पे फॉलबैक क्लॉज लगेगा। फॉलबैक क्लॉज का मतलब ये हुआ, इट रेफर्स टू द अग्रीमेंट फॉर रिवाइज्ड कंसिडरेशन व्हेन द रेफरेंस रेट इज नो मोर पब्लिश्ड। मतलब ये एक वो कंसिडरेशन है या डॉक्यूमेंट है जो आपको याद करवाता है कि रेफरेंस रेट आपको अब फॉलो नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो खुद से डिसाइड कीजिए। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है? तो यहाँ देखिए जरा, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये आरबीआई के साथ ही मिलकर काम करती है, और जो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट था या फिर कोई भी बेंचमार्क होते हैं ये उसको एडमिनिस्टर करती है। इसको 2014 में प्राइवेट कंपनी के तौर पे कंपनीज एक्ट के तहत सेटअप किया गया था। तो मेन पर्पस यही था, जो बेंचमार्क्स होते हैं इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सबको डेवलप करना और मैनेज करना, इसका रेगुलेशन आरबीआई के अंडर ही होता है। इसके फंक्शन सेम है जो हम अभी बात कर चुके हैं। Now we will come to the next part, that is payment system and financial market, जिसकी सबसे पहली न्यूज है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहाँ पे है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे सुंदर जगह स्विट्जरलैंड लगती होगी ना आपको, स्विट्जरलैंड सॉरी है ना, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, इन दोनों में से किसी एक जगह पे आपका है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बताइए, आरबीआई और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब के द्वारा G20 टेक स्प्रिंट 2023 की मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसमें बोला गया कि क्रॉस बॉर्डर पे जो पेमेंट होती है हमें उनके इनोवेटिव सोल्यूशन निकालने चाहिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो पेमेंट्स होती है, कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसकी पेमेंट समझ लीजिए। दरअसल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है जहां पे सेंडर और रिसिपेंट जो है वो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2030 तक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का जो नेट वर्थ या मार्केट वैल्यू है वो $290 ट्रिलियन होगा। दो तरीके की होती है ये टाइप्स में। फर्स्ट होती है इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर, सेकंड होती है मनी ऑर्डर ट्रांसफर। मतलब इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी, सीधा दो कंट्रीज के बीच में पेमेंट होगा एक सिस्टम के थ्रू, जिसको कहते हैं स्विफ्ट। इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। स्विफ्ट किसी तरीके का मनी ट्रांसफर करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, दरअसल सिर्फ ये मैसेज ट्रांसफर करता है
मान के चलिए एक बैंक इंडिया के अंदर है, एक बैंक फ्रांस के अंदर है, यहाँ से इंडिया से फ्रांस को पैसा भेजना है, तो दरअसल स्विफ्ट के थ्रू मैसेज चला जाएगा फ्रांस के बैंक में, और फ्रांस के बैंक में ऑलरेडी इंडिया का एक खाता होगा, उससे फिर फ्रांस जो है वो पैसा निकाल के सर्व कर देगा जिसको भी देना होगा। तो एक मैसेज के थ्रू ये चीज होती है, इट इज जस्ट अ मैसेज, ये किसी तरीके का पैसा भेजने का यंत्र नहीं है। इसमें पेपल, गूगल पे, एप्पल पे, ये सारी एप्लीकेशन जो है ये भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में यूज की जा सकती है। जबकि इंटरनेशनल मनी ऑर्डर में थर्ड पार्टी को यूज किया जाता है, और इसमें क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन आते हैं। क्रेडिट कार्ड पे थर्ड पार्टी होती है ना, बीच में कोई पार्टी तो होगी जो आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटेट करवाएगी। मैकेनिज्म क्या होता है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का? सबसे पहले तो सीधा ही मतलब मैकेनिज्म जैसा मैंने बोला, पेमेंट का मैसेज चला जाएगा सेंडर से रिसिपेंट की तरफ, और फिर रिसिपेंट जो है वो सीधा ही पेमेंट कर देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इस बैंक ए का खाता यहाँ पे इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल बैंक जो होते हैं वो एक दूसरे का अकाउंट अपने पास रखते हैं ताकि वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकें एक दूसरे की। दूसरी जगह जैसे मैंने बोला, दूसरा टाइप में एक सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी होगी जिसको कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक कहते हैं। तो बैंक ए जो है उसके थ्रू पैसा जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो आगे बैंक बी को पैसा भेजेगा फॉरेन करेंसी में। इस तरीके से फैसिलिटेशन होता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के फायदे क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा फायदा है, बड़ी सी मार्केट है ग्लोबल। इंडिया से फ्रांस को सामान भेजा तो करेंसी तो फ्रांस की चाहिए ना जब सामान बेचेंगे तो ग्लोबल मार्केट जो है वो और मजबूत होती है, सामान का, कस्टमर बेस का आदान प्रदान बहुत अच्छे से होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्लोबल लेवल पे डिफरेंट काइंड ऑफ करेंसीज में अपने आप को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, सर्कुलेट करेंगे। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का बहुत सारा चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फॉरेन में रहता है, वो वहां से पैसा भेजते हैं इंडिया के अंदर, तो रेमिटेंस जो है उसको ये ईज करता है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो दूसरे देश की हमें करेंसी चाहिए होती है, तो उसका सेटलमेंट भी आराम से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के थ्रू हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दूसरी करेंसी के रूप में आते हैं हमारे यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट अच्छी होनी चाहिए। कौन से स्टेप इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को मजबूत करने के लिए लिए हैं? आरबीआई पेमेंट विजन 2025 के तहत बोला गया है कि 2025 तक हम और ज्यादा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इजी कर देंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का एक सिस्टम है जिसके तहत इंडिया का जो यूपीआई है बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब हम यूपीआई के मर्चेंट्स को अलग अलग कंट्रीज में स्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, यहाँ जाइए इंडिया के यूपीआई मर्चेंट के थ्रू पेमेंट हो जाएगी। इसके अलावा आरबीआई जो है वो फॉरेन नेशनल्स और एनआरआई जो इंडिया में विजिट करते हैं उनको भी परमिशन देता है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। फिर आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये यूज किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर। अब ध्यान रखेंगे, दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी या बैंक बिटकॉइन नहीं है। ये सिंपली क्या है, आपके पास 10 रुपए का कागज का नोट है, उसी कागज के नोट का ये एक डिजिटल वर्जन है। तो 10 रुपए का कागज का नोट आपको कंप्यूटर में ये डिजिटल फॉर्मेट में दिखेगा। ये करेंसी डिजिटल फॉर्म में इसलिए स्टोर या सर्कुलेट की जाएगी ताकि हम जो पेड़ वगैरह काटते हैं करेंसी को प्रिंट करने के लिए जो खर्चा करते हैं वो रोका जा सके। और इंडिया ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि हम डिजिटल करेंसी से आदान प्रदान करेंगे, ये यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन किया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेबी। सो सेबी ने अनाउंस किया कि इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया जाएगा। इन्वेस्ट कोई भी करता है मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट में, उसको कोई ना कोई रिस्क रहता है, उसको रिड्यूस करने के लिए प्लेटफॉर्म लाया गया है ताकि इन्वेस्टर को रिस्क फेस ना करना पड़े। अब रिस्क क्या हो सकता है? मान के चलिए टेक्निकल ग्लिच आ गया, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर भी रहा था, उसके जो ट्रेडिंग मेंबर अगर उसकी तरफ से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग में उनके साथ कोई फ्रॉड हो गया, ये सारे रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज की गई है। और हर एक स्टॉक एक्सचेंज, लगभग सारे स्टॉक एक्सचेंज, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आपका न्यू स्टॉक एक्सचेंज, ये सारे के सारे मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, ये सब मिलकर ही इसको लेके आए हैं। ये जो आपका मतलब इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। सेबी की बात करें तो 1988 में सेटअप किया गया था, तब ये स्टैट्यूटरी नहीं था, लेकिन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया अंडर सेबी एक्ट 1992। इसके 9 मेंबर हैं, एक चेयरमैन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर हैं। बोर्ड मेंबर में 1 मेंबर आरबीआई अपॉइंट करते हैं, 2 मेंबर फाइनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करती है और 5 मेंबर जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं सेबी के? सिक्योरिटी में जो भी आप डील करते हैं इन द स्टॉक मार्केट, उसमें इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेट करना उस प्रैक्टिस को स्टॉक एक्सचेंज की। इनसाइडर ट्रेडिंग जो है सिक्योरिटीज में उसको रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग किसी ने अगर नहीं देखी है, वो कौन सी मूवी है, बुल वाली मूवी है ना,
हर्षद मेहता स्कैम, तो इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को यूज करके ही हर्षद मेहता जो थे वो इतना ज्यादा बड़े बन गए थे। तो ध्यान रखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जो अंदर के लूप होल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उसको समझते हुए ही अपना पैसा दिन ब दिन बनाना और इन्फॉर्मेशन को लीक कर देना कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा, ये सब करना है ना। इसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स, इन सब का रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है। इन्वेस्टर को एजुकेट करना, अवेयर करना भी सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेबी एक क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, विच मींस एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इफ इट इज बीइंग डन इन द स्टॉक मार्केट, तो जजमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेबी की आती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों को कंट्रोल करती है। प्राइमरी मार्केट जहां पे आईपीओ रिलीज हुआ, पहली बार कंपनी ने आईपीओ निकाला, सेकेंडरी मार्केट उसके बाद वो आईपीओ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाएगा, वहां पे डीलिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की, ये होता है सेकेंडरी मार्केट। इसके अलावा कोई भी मनी पुलिंग स्कीम जिसका 100 करोड़ या उससे ज्यादा का वर्थ है, उस मनी पुलिंग की स्कीम को सेबी रेगुलेट करती है। इसके अलावा सेबी आपसे किसी भी तरीके का टेलीफोन डाटा या फिर पर्सन को कह सकती है कि हमारे बेंच के सामने शामिल हो या फिर मतलब पेश हो जाइए इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये सेबी के पास अधिकार है क्योंकि ये जुडिशियल बॉडी भी है, क्वाजी जुडिशियल है ना, मतलब कुछ इसके पास राइट्स हैं जुडिशरी के। इसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी कर सकती है, मतलब लगा पता की धांधली हो रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो फाइन लगा सकती है, टेम्परेरी सस्पेंड कर सकती है या परमानेंट सस्पेंड कर सकती है। मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज मैनेज होगा, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मैक्सिमम कैसे इंश्योर हो सकता है, उसको लेकर डायरेक्शन भी जारी कर सकती है। कुछ इनिशिएटिव सेबी के द्वारा लिए गए हैं, जैसे कि जो टाइमलाइन होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आईपीओ जारी करने में, उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। कोई भी आईपीओ रिलीज होता है तो 3 दिन के अंदर कंपनी जो है 3 दिन ही केवल मिलते हैं आईपीओ को रिलीज करने के लिए, पहले ही 6 दिन हुआ करते थे। आईपीओ का मतलब पहली बार प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी जो है वो उतारी जा रही है किसी कंपनी के द्वारा, ताकि पैसा जो है वो उठाया जा सके, इससे कंपनी को फंड वगैरह मिलता है। इसके अलावा बीआरएसआर कोर फ्रेमवर्क, ये भी सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फ्रेमवर्क एक ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का एक हिस्सा है। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस का मतलब ये हुआ कि जितने भी स्टेक होल्डर शेयर्स में अपना पैसा डालते हैं उनको ये तो पता हो कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो डाल रहे हैं वो किस तरीके से ईएसजी यानी कि इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को और गवर्नेंस को मैनेज करेगी ताकि वो अपना डिसीजन ले पाए। सो बीआरएसआर क्या है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है और इसको अपडेट किया जाता है सेबी के द्वारा। ये दरअसल ईएसजी के जो एट्रीब्यूट्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं उन्हीं पे काम करती है रिपोर्ट, उसी के बेस पे इस रिपोर्ट को निकाला जाता है। सेबी जो है वो मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का बीआरएसआर जो है वो अच्छा है, मतलब उसमें स्कोर अच्छा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिजनेस जो है उसको परफॉर्म कर रही है। ईएसजी डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन, इसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि जो 250 लिस्टेड कंपनीज है, टॉप 250 2024-25 तक, उनको ये ईएसजी डिस्क्लोजर जो है वो करना पड़ेगा मार्केट के अंदर। मतलब कंपनी ये बता देती ना कि हमारा नेटवर्थ इतना है, हमारा प्रॉफिट इतना है, उस हिसाब से इन्वेस्टर डिसीजन लेता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना इस कंपनी के अंदर, शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। लेकिन आगे चल के कंपनी को ईएसजी भी बताना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट में उसका क्या रोल है, सोसाइटी में क्या रोल है, गवर्नेंस में वो कंपनी कैसा कर रही है, ताकि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्वेस्टर के द्वारा की जा सके। अगली बात करेंगे डब्बा बॉक्स या फिर डब्बा ट्रेडिंग की। सो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डब्बा ट्रेडिंग जो है करने वाली एंटिटीज के नाम रिलीज किए गए हैं। डब्बा ट्रेडिंग इनफॉर्मल ट्रेडिंग है, फॉर्मल ट्रेडिंग होगी आपने स्टॉक एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करके शेयर खरीदा बेचा तो आप फॉर्मली रजिस्टर्ड हैं। इनफॉर्मल ट्रेडिंग का मतलब स्टॉक एक्सचेंज से बाहर आप मतलब शेयर पे जो है वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बोली लगा रहे हैं। इसमें ट्रेडर्स जो होते हैं वो स्टॉक प्राइस कितना जाएगा कितना नहीं, बिना ट्रांजेक्शन किए, बिना उसको खरीदे बेचे ही क्या करते हैं, उसमें बोली लगाना शुरू करते हैं, शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं, सट्टा खेलते हैं उसके ऊपर, है ना। फिर उस हिसाब से जो जीतता है उसको वो स्टॉक मिल जाता है या फायदा मिल जाता है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि कितना पैसा कमाया कितना गया, तो ये डब्बा काइंड ऑफ ट्रेडिंग है। इसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर ऑफेंस घोषित किया गया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो सेबी ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उनके लिए कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर के रूल निकाले हैं कि आपको कुछ और क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं ये सेबी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सब के तहत भी इनको देखा पहचाना जाता है। ये होते क्या है, तो देखिए दो तरीके की इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन से, एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कोई फॉरेन का मतलब पर्सन है, इंडिविजुअल कह लीजिए या फिर कोई कंपनी भी कह लीजिए, वो इंडिया की किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दिखाते हुए उस एंटरप्राइज का हिस्सा बनना चाहती है। तो मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदेगी तो कंपनी में बोर्ड में बैठ जाएगी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो कंपनी के अंदर कुछ हिस्सा नहीं बनेगी, वो सीधा सीधा कंट्री के अंदर जो स्टॉक है, बॉन्ड है, उन सबको खरीदेगी, एसेट्स को खरीदेगी, ना कि कोई बिल्डिंग खरीदी, ना कि कोई मतलब इन्वेस्टमेंट किया इस तरीके का जो कि एसेट बन पाए। सिंपली अपने बेनिफिट के लिए स्टॉक
स्टॉक या शेयर खरीदे, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में पैसिव इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा रुचि नहीं है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करे, उनको पता है कि उन्होंने तो शेयर खरीदे हैं, जब प्रॉफिट निकलेगा शेयर बेच देंगे। लेकिन यहाँ एफडीआई में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एंटरप्राइज का आप हिस्सा बन चुके हैं, बोर्ड मेंबर्स का भी आप हिस्सा बन चुके हैं। टाइप की बात करें तो एफडीआई इज डायरेक्ट, लेकिन एफपीआई इनडायरेक्ट होता है। कई बार डायरेक्टली भी जो इन्वेस्टर होता है उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद को किसी फर्म के साथ फॉरेन में रजिस्टर करेगा, फिर आगे वो फर्म जो है वो इंडिया में आके स्टॉक वगैरह खरीदेगी। अगर कंट्रोल की बात करें तो हाई कंट्रोल मिलता है जब आप एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एफपीआई में कम कंट्रोल है। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो एफडीआई में लॉन्ग टर्म होता है, इतनी जल्दी से अपना पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन एफपीआई में यू कैन गेट द इन्वेस्टमेंट वेरी इजीली बैक, और शॉर्ट टर्म होता है ये। अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो जैसा मैंने आपको बोला, एफडीआई में फिजिकल एसेट जो होता है उस पे इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे किसी मशीनरी पे कर दिया, बिल्डिंग पे कर दिया। लेकिन इस केस में फाइनेंशियल एसेट पे इन्वेस्टमेंट होता है, स्टॉक्स पे, शेयर्स पे, ठीक है। अगर एंट्री और एग्जिट बोले तो एफडीआई का एंट्री भी डिफिकल्ट है, आसानी से नहीं मिलता, एग्जिट भी डिफिकल्ट है। लेकिन एफपीआई में दोनों आसान है, घुसना भी आसान है, निकलना भी आसान है। और अगर निकल बहुत जल्दी से जा सकते हैं तो इसका मतलब एफपीआई वॉलेटाइल है, कभी भी आप स्टॉक खरीदेंगे, आगे कभी भी दूसरे दिन बेच देंगे, तो आप मार्केट से तो अपना पैसा खींच के ले गए ना तुरंत ही, तो दिस इज द वॉलेटाइल, है ना। और रिस्क इसमें ज्यादा है, जबकि एफडीआई जो है वो ज्यादा स्टेबल है। एफपीआई के साथ हमेशा इश्यूज रहते हैं, इसलिए लगातार सेबी जो है वो इसको गाइडलाइन जारी करता है। सबसे पहले इश्यूज की अगर बात करें तो सर्कमवेंशन ऑफ प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन। प्रेस नोट 3 स्टिपुलेशन क्या है? इसमें कोई भी एंटिटी है अगर कंट्री की, अगर मतलब इंडिया के साथ वो एंटिटी जो है कंट्री की वो बॉर्डर शेयर कर रही है, या इंडिया किसी देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो देश जो है वो उसके लोग या फिर वो देश की फर्म्स या एंटिटीज वो इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सरकारी परमिशन के थ्रू ही। लेकिन एफपीआई में क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ये पीएन3 का जो रूल है इसको ये सर्कमवेंट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एफपीआई रूट जो होता है उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। कंट्री भले बॉर्डर शेयर कर रही हो, पता ही नहीं लग पाता कि जो एंटिटी यहाँ से पैसा लेके आ रही है एफपीआई के तौर पे वो हमारी बॉर्डर कंट्री है, तो रूल बहुत आसानी से तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, मतलब आप कौन सी एंटिटी में इन्वेस्ट कर रही है दूसरे कंट्री में जाके, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट होकर डील करते हैं, है ना। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा कम जरूरत पड़ती है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो क्लॉज है वो भी एड्रेस नहीं हो पाता, ठीक है। सेबी के कुछ प्रपोजल्स अगर देखें तो एफपीआई रेगुलेशन के लिए तो कैटेगराइज कर दिया है एफपीआई को। लो रिस्क एफपीआई वो है जो गवर्नमेंट एंटिटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, मॉडरेट रिस्क वाली एफपीआई वो है जो पेंशन फंड वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं, हाई रिस्क वाली बाकी सारी एफपीआई जो मतलब कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रही हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, उनको कहा जाता है हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसके अलावा हाई रिस्क वाली के लिए ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फिर एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या कहा गया है कि जितनी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कंपनीज या फिर इन्वेस्टर्स आते हैं उनको ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब उनके पास कितना एसेट यहाँ पे उन्होंने होल्ड कर रखा है, कितना रिस्क है उससे एसोसिएटेड, वो सब डिक्लेयर करना चाहिए। अगली बात करेंगे कॉर्पोरेट डेट मार्केट की। सेबी ने ये फ्रेमवर्क जारी किया है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, मतलब इसके लिए फ्रेमवर्क आया है। अब देखिए कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको कर्जा चाहिए क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करके ही अपनी कंपनी को बड़ा करना है, तो वो मार्केट से पैसा उठाएंगी, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। लेकिन अब यहाँ पे उन कंपनीज को कर्जा या फिर उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलेगा, उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलेगा जिनका मार्केट में अच्छा खासा नाम नहीं चल रहा है, जिनकी मार्केट में मतलब रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, यहाँ उनको खास फोकस किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से आपका क्या ग्रेड चल रहा है मार्केट में, उस हिसाब से सिक्योरिटीज रिलीज की जाएंगी, उस हिसाब से ही पैसा मिलेगा। तो मार्केट में जब आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है तब ये आपका डेवलपमेंट फंड जो है कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये आपकी मदद करेगा। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने एक पूल करके फंड बना दिया, अपना पैसा जोड़ जोड़ के कुछ परसेंटेज एक फंड बना दिया और वो कहीं पे भी उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो ये किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट इसमें आ सकते हैं, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर, कोई बड़ी कंपनी का एंजल बन के आया, उसने अपना पैसा इसमें पूल इन्वेस्ट कर दिया, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सब इसका हिस्सा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर वाले फंड देते हैं। प्राइवेट मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटली पूल्ड फंड होता है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड जैसे मैंने आपको बोला, ये यही तय करेगा कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट में आपको मिलेगा कर्जा या नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कंपनी का क्रेडिट कितना है, उसकी रेटिंग कितनी है। जिस भी कंपनी की रेटिंग BBB से नीचे होगी उसको इसके तहत फंड नहीं मिलेगा, रेटिंग BBB या फिर उससे ऊपर ही होनी चाहिए अगर आपको फंड चाहिए। तभी तो पता लगेगा ना कि भले आप
बुरी स्थिति में है, ट्रिपल बी पे, उससे बुरे नहीं होनी चाहिए स्थिति। अगर बुरी स्थिति में भी है तो चांसेस रहेगा कि अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप दोबारा से ट्रिपल ए की रेटिंग पे आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेट मार्केट मतलब बेसिकली कर्जे का मार्केट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, मतलब खुले तौर पे सिक्योरिटीज को रिलीज करके या फिर डेट मांगने के लिए कॉर्पोरेट जो है वो अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करते हैं और उनको फिर पैसा जो है वो मार्केट से मिल जाता है। दरअसल इसके लिए क्या फायदा रहता है? इसके लिए ये फायदा रहता है कि एक तो कॉर्पोरेट जो कर्जे के अंदर है वो बैंक के पास नहीं जा रहा या फिर आरबीआई के पास नहीं जा रहा कि हमें पैसा दे दो कर्जा निपटाने के लिए। इसमें सीधा सीधा कॉर्पोरेट डेट मार्केट फंड नाम की एजेंसी के पास कॉर्पोरेट जा रहा है जो उसको पैसा देगी, लेकिन कुछ शर्तों पे देगी। जैसे आरबीआई के पास अगर कोई बैंक संकट में होता है, वो जाता है ना कि हमारी मदद कर दो, हम संकट में क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, तो आरबीआई उनकी मदद करता है। इसी तरीके से कॉर्पोरेट में अगर संकट आता है तो अब ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है ये मदद करेगा इनकी। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत सारे कंपनीज के लिए, बहुत सारी मतलब कह लीजिए फंड्स के लिए मैंडेटरी है। जैसे कि एमएफ की जो स्कीम्स है, म्यूचुअल फंड की स्कीम, वो भी इसमें मैंडेटरी अपना पैसा डालेंगी। एसेट मैनेजमेंट की जो कंपनीज है वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी डालेंगी, उनको डालना ही पड़ेगा अपना पैसा इस फंड के अंदर। टेन्योर की बात करें तो 15 साल का टेन्योर होता है। सेबी जो है वो इस फंड का टेन्योर बढ़ा भी सकता है आगे चल के, अगर सेबी को लगा कि हाँ जी भाई ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसने कॉर्पोरेट को अच्छा कर्जा देके उनको अच्छे से ट्रिपल बी की रेटिंग से ट्रिपल ए की रेटिंग पे ला दिया या फिर उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा कर दिया। अब कॉर्पोरेट ये डेट मार्केट होती क्या है? जैसा मैंने बोला, कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है अपने बॉन्ड निकालकर या फिर अपना सिक्योरिटी निकालकर। ये एक फिक्स्ड इनकम मार्केट है। जितने भी ट्रेड्स, जितने भी डेट सिक्योरिटी मार्केट में इशू होती है कॉर्पोरेट के द्वारा, उसके तहत इसमें पैसा उठाया जाता है। दो तरीके की हो सकती है, गवर्नमेंट डेप्ट, कॉर्पोरेट। अगर गवर्नमेंट पैसा उठा रही है सिक्योरिटी निकाल के तो गवर्नमेंट डेप्ट है, अगर कॉर्पोरेट पैसा उठा रहे हैं कंपनीज वगैरह तो कॉर्पोरेट डेट है। इशू यही है कि कंपनीज को कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है वो इशू करना पड़ता है, तभी वो पैसा उठा सकते हैं, और बॉन्ड में बहुत सारे प्रोमिसेस भी होते हैं। नेचर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ही ये कर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड सिर्फ 2 महीने के लिए होगा, बॉन्ड 12-13 साल के लिए भी कई बार होता है। तब कंपनी धीरे धीरे कर्जा लौटाती रहती है और बॉन्ड वालों को क्या देती है, जिन्होंने बॉन्ड खरीदा है उनको प्रॉफिट भी देती है। रेगुलेशन इसका सेबी के तहत ही किया जाता है। दरअसल सेबी और आरबीआई पहले इसमें कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन साल 2000 में क्लैरिफाई कर दिया गया कि सेबी कॉर्पोरेट की डेट मार्केट को रेगुलेट करेगा अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अलावा आरबीआई किसको रेगुलेट करता है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेट मार्केट को और मनी मार्केट को, जो कि 1 साल से कम का लोन उठाने वाली मार्केट होती है, उसको रेगुलेट करता है। तो बड़ी वाली जो मार्केट है कॉर्पोरेट डेट मार्केट, उसको डील करता है सेबी। अगर स्टेटस की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए जाते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ये कम है। जैसे कि सिर्फ 17% ऑफ जीडीपी जो है इंडिया के अंदर, 17% ऑफ जीडीपी ही कॉर्पोरेट बॉन्ड का हिस्सा है इंडिया के अंदर। जबकि अगर आप बड़ी बड़ी इकोनॉमी देखिए एशिया की, साउथ कोरिया में 80% से ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी होते हैं। मतलब इतना सारा कॉर्पोरेट मार्केट से डेप्ट उठाते हैं, है ना, और वो बॉन्डिंग के थ्रू ही उठाते हैं, बॉन्ड जारी करके। मलेशिया में भी अच्छा खासा है, चाइना में भी अच्छा खासा है। अब ये फायदा क्यों देता है इस तरीके से बॉन्ड जारी करके कर्जा उठाना? देखिए, इस पे बैंक के ऊपर या फिर आरबीआई के ऊपर किसी तरीके का बर्डन नहीं है पैसा देने के लिए। एक तो कंपनी भी ग्रो करेगी, ऊपर से उनको पैसा भी आसानी से मिल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छे से होगा। इसलिए ये जरूरी है कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट या कॉर्पोरेट बॉन्ड की जो मार्केट है वो इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, सिग्निफिकेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट आसानी से मिलता है, इकोनॉमी अच्छी से ग्रो होती है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सिर्फ कंजम्पशन नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। इसके अलावा रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत अच्छे से होता है, फंड बहुत अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में नंबर ऑफ क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू आप फेच कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट जो है वो हेल्दी रहती है, क्योंकि आप जो है कर्जा ले रहे हैं वो कम से कम आप बॉन्ड्स के थ्रू ले रहे हैं, है ना, प्रोमिसेस के थ्रू, ना कि आप कहीं फॉरेन की कंपनी से या फॉरेन की किसी इंस्टीट्यूशन से लेकर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं, जिससे इंडिया के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा, है ना। तो ये कुछ फायदे हैं। अगली बात करेंगे इन्वेस्टर सर्विस फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की। सेबी के द्वारा गाइडलाइंस निकाली गई हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इन्वेस्टर सर्विस फंड के लिए। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड मतलब जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टॉक के अंदर, उसका इंटरेस्ट इंश्योर करना, उसका प्रोटेक्शन करना। सो ये बेसिकली जितने पार्टिसिपेंट है, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर, उनका इंटरेस्ट इंश्योर करेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है सेबी के द्वारा। अब इसमें क्यों इंटरेस्ट इंश्योर करना है? देखिए, बहुत सारे डीमेट अकाउंट खोल के ही आप स्टॉक वगैरह परचेज करते हैं। तो बहुत सारी ऐप आ गई, ग्रो, ज़ेरोधा, है ना। डीमेट अकाउंट इंडिया में 2 डिपॉजिटरी पे मेनली खोला जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इंडिया लिमिटेड। ये आपको दरअसल ऑनलाइन मैनर में सिक्योरिटीज को परचेज करना
और उनको बेचना, ये सब आपको फैसिलिटेट करवाते हैं जो ये डिपॉजिटरी होते हैं। लेकिन इन डिपॉजिटरी के थ्रू करते हुए अगर आपका पैसा डूब जाए या किसी तरीके का रिस्क एसोसिएटेड हो तो उसकी भरपाई कौन करेगा? इसके ये प्रोटेक्शन फंड निकाला गया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी मिलके करेगी, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, न्यू दिल्ली न्यू स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलावा डिपॉजिटरी मैंने आपको बता दी, ये दोनों मिलकर ही भरपाई करेंगे। सेग्रीगेटेड फंड, इसके लिए एक अलग से फंड इंश्योर कर दिया गया, मतलब अलग से पैसा ही इसके लिए रखा जाएगा ताकि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हमेशा बना रह सके। और ये पैसा किसी भी तरीके की स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी की अगर कोई लाइबिलिटी है उससे अलग होगा। कल को वो इससे अपना कर्जा वगैरह भर पा नहीं सकते, है ना, उसको पूरा नहीं करेंगे इस पैसे से। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आईपीएफ के अंदर, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टॉक एक्सचेंज भी इसमें कुछ अपना पैसा डालेगी, डिपॉजिटरीज भी डालेंगे। अब ये परसेंटेज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू रिकॉल इट ताकि आपको आसानी से समय लग जाए अगर पढ़ना हो तो। स्टॉक एक्सचेंज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना पैसा डालेंगी, उनकी जितनी लिस्टिंग फीस होती है किसी कंपनी के लिए उसका 1% उनको इसमें डालना है। इसके अलावा 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है किसी भी इश्योर कंपनी का, उस पर जो 100% इंटरेस्ट उन्होंने कमाया है वो इसी आईपीएफ में जाएगा। फिर पेनल्टी वगैरह अगर वो किसी कंपनी पे लगाते हैं उसका पैसा भी इसमें जाएगा। इसके अलावा किसी इन्वेस्टमेंट से अगर वो पैसा कमा रहे हैं, 70% तक इंटरेस्ट उनको आ रहा है तो उसका पैसा भी इसमें जाएगा। डिपॉजिटरी कहां से पैसा देंगी, अपने 5% जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो यहाँ डालेंगी, आईपीएफ के अंदर डालेंगी। फाइन और पेनल्टी का सारा पैसा यहाँ डालेंगी। इसके अलावा इंटरेस्ट या फिर इनकम अगर उनको रिसीव होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट से जो आईपीएफ ने की है तो उसका पैसा भी आईपीएफ में ही जाएगा। पैसे को यूज कहाँ पे करना है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की क्लेम को एड्रेस करने के लिए और क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर्स को रिलीफ देने के लिए। डिपॉजिटरी पैसा कहाँ यूज करेंगी, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए और उनके क्लेम्स को एड्रेस करने के लिए अगर कोई ठगी वगैरह हो गई उनके साथ, है ना। अब दूसरा है इन्वेस्टर सर्विस फंड। इसका मेन पर्पस है जो भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक में की जा रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट पब्लिक के द्वारा की जा रही है उनमें पब्लिक बहुत ट्रस्ट के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उनको वैसी सर्विस भी मिलनी चाहिए। मतलब इन्वेस्टर को प्रॉपर्ली एजुकेट करना, अवेयर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी आती है, उन्हीं कंपनीज की आती है जिनमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, स्टॉक एक्सचेंज लगभग 20% जो हिस्सा है लिस्टिंग फीस का वो इस आईएसएफ में डालेगा। इसका सुपरविजन करेगी रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी। इस फंड ये कमेटी जो है ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन का ही एक हिस्सा है। दरअसल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एक फाइनेंशियल एंटिटी है जो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट के डेली ऑपरेशन को डील करती है। इसमें बहुत सारी और एंटिटीज आती हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, सब कुछ इसी का हिस्सा है। और इसमें एक कमेटी है ये रेगुलेटरी ओवरसाइट कमेटी। अब इस आईएसएफ को यूज कहाँ किया जाएगा, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए। 50% तक का जो हिस्सा है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के इन्वेस्टर पे यूज किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अगर कभी ऐसा हो गया कि फंड को यूटिलाइज किया ही नहीं गया, है ना, मतलब फंड ऐसा का धरा रह गया और स्टॉक एक्सचेंज में और डिपॉजिटरी में पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस केस में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड में वो पैसा चला जाएगा। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड सेबी के अंडर आता है जिसको 2007 में रजिस्टर करके बनाया गया था। मेन पर्पस इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, उनको एजुकेट करना, अवेयर करना, इसके लिए पैसा खर्च होता है। अगली बात करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए एक तो है स्टॉक एक्सचेंज जिसके तहत कंपनी ने अपना स्टॉक निकाला मार्केट के अंदर और फिर पैसा जो है वो लिया इन्वेस्टर से और उनको बदले में शेयर दे दिया, है ना। ये तो पैसा लिया कंपनी ने प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर कोई मार्केट में दवाइयां बनाने वाली कंपनी है तो दवाइयां बनाने के लिए पैसा उठा रही है। पर सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सोसाइटी में कोई बेनिफिट करने के लिए, सोसाइटी को कोई लाभ देने के लिए आप स्टॉक में पैसा निकाले हैं, स्टॉक में शेयर निकाले हैं। जैसे कि एक कंपनी ने अपने शेयर्स निकाले, लेकिन उससे जो पैसा आएगा कंपनी उसको यूज करेगी किसी को एजुकेट करने के लिए, पॉवर्टी को दूर करने के लिए, हंगर को दूर करने के लिए। वो हो गया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो सेबी के द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है फ्रेमवर्क के अंदर। कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ये बोला गया है सेबी के द्वारा कि जो स्टॉक एक्सचेंज में मतलब आप शेयर निकालते हैं वो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मतलब जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल का मतलब कि आप जो उसमें पैसा दे रहे हैं, जो भी शेयर आप अपना मतलब जो भी पैसा इन्वेस्टर उसमें दे रहा है उसमें उसको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सोसाइटी की सर्विस के लिए पैसा हुआ ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉफिट वगैरह परसेंटेज नहीं आएगा, ना ही आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। तो प्रिंसिपल भी वापस नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये होता है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, क्योंकि ये सारा कुछ डोनेशन के अंदर जाएगा और वेलफेयर के अंदर जाएगा, पर टैक्स बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेशन करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी इसका हिस्सा बन पाएंगे। कुछ अगर हम बात करें
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज की जो प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं। तो फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज जो होते हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह कोई ये सब मतलब वो अपने शेयर होल्डर को नहीं देते हैं। वो ये जरूर देते हैं क्योंकि वो इक्विटी और डेट वगैरह जारी करते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक हिस्सा है जो सोशल एंटरप्राइजेस में मदद करता है, जैसे कि एनपीओ हो गए, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस। ये सब पब्लिक से ही पैसा लेकर क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में घुमाते हैं और उसको यूज करते हैं सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालने के लिए, जैसे हंगर दूर करना, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एजुकेशन प्रमोट करना। तो इसमें आपको ज्यादातर प्रॉफिट या फिर आपका पैसा वापस नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस आपने फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज में इन्वेस्ट ना किया हो। फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस कई बार आपका पैसा आपको लौटाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में वो भी नहीं लौटाएंगे क्योंकि ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है। कौन कौन सी एंटिटीज हैं जो सोशल एंटरप्राइज का हिस्सा नहीं बन सकती? एक तो कॉर्पोरेट फाउंडेशन, दूसरी पॉलिटिकल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी प्रोफेशनल और ट्रेड एसोसिएशन, है ना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग कंपनी, एक्सेप्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग वाले इसका हिस्सा बन सकते हैं। एलिजिबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि रेवेन्यू कितना होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, बेनिफिशियरीज कितने होने चाहिए। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल मैं बोल देती हूँ फटाफट। देखिए रेवेन्यू का मतलब ये है कि 67 पिछले 3 साल में एवरेज में जितनी भी रेवेन्यू आई है उसका 67% आपने एलिजिबल एक्टिविटीज, जैसे कि कौन कौन सी एलिजिबल एक्टिविटीज जो यहाँ पे हैं, एजुकेशन प्रमोट करना, हंगर, ये सब, इन सब पे खर्च किया हो। एक्सपेंडिचर का भी मतलब पिछले 3 सालों का 67% इन्हीं एलिजिबल एक्टिविटीज में मेंबर्स ने खर्च किया हो। बेनिफिशियरीज का मतलब 67% पॉपुलेशन जो है पिछले 3 सालों में वो उसी हिस्से की होनी चाहिए जहां पर मतलब आपके ये सारा एक्टिविटीज जो है वो की जा सकती है, जैसे हंगर दूर करना, एजुकेशन प्रमोट करना, इनइक्वालिटी दूर करना। तो 67% जो है 3 साल का पिछला खर्चा या कस्टमर बेस जो है वो आपका गरीबी दर का ही होना चाहिए, जिसको जरूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें पहली न्यूज है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के बारे में। सो इंडिया का जो रुपीज का वैल्यू है, अगर बाकी करेंसीज कंपेयर की जाए वर्ल्ड की, तो उसके कंपैरेटिवली 2 साल में इंडिया की रुपी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ये न्यूज है। करेंसी वैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है, इसको एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। मतलब आप अपने देश की करेंसी का किसी दूसरे देश की करेंसी के टर्म्स में वैल्यू चेक कर रहे हो या फिर वर्थ चेक कर रहे हो, उसी को कहते हैं करेंसी वैल्यूएशन, और इसको एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। एक्सचेंज रेट या करेंसी वैल्यू अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है पूरे वर्ल्ड में, इन्फ्लेशन क्या है, कैपिटल पैसा कितना फ्लो हो रहा है, मनी सप्लाई कितनी है, ये सब फैक्टर्स जरूरी है। सो मेथड क्या है एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के? देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और मैनेज्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब कि आपने अपनी करेंसी को किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के साथ, फॉर एग्जांपल गोल्ड, इसके साथ टाई अप कर दिया, या फिर किसी एक करेंसी के साथ टाई अप कर दिया, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर। तो अगर गोल्ड का वैल्यू अप एंड डाउन होगा तो आपकी करेंसी अप एंड डाउन होगी। अगर आपने डॉलर से टाई अप किया है तो जैसे ही डॉलर अप एंड डाउन होगा वैसे आपकी करेंसी टाई मतलब अप एंड डाउन होगी। तो ये होता है फिक्स कर देना एक्सचेंज रेट को, या फिर पेग कर देना किसी एक करेंसी के साथ या फिर बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग हमारा आरबीआई वो एक्टिवली इंटरवेन करते हैं ताकि फिक्स्ड रेट जो है उसको मेंटेन किया जा सके। फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये मार्केट की फोर्सेस के बिहाफ पे डिटरमाइन किया जाता है। डिमांड और सप्लाई जो है करेंसी की वो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे चलती है वैसी करेंसी बिहेव करती है, इसमें सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करते। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है कि पूरी मार्केट जैसे चल रही है डिमांड सप्लाई, वैसे ही आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाएगा, वैसे ही उसका मतलब सब कुछ तय होगा। लेकिन कभी कभी ओकेजनली सेंट्रल बैंक जो है उसको इंटरवीन करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट के लिए, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी चलती रहे। सो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि 2 तरीके से हम एक्सचेंज रेट मेजर करते हैं, एक है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, मान के चलिए मेरे पास 5 बास्केट्स ऑफ करेंसी है, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, जापान की कंट्री येन होगी, ऐसे ही बहुत सारी। तो मैं हर एक करेंसी जो भी है वर्ल्ड में, जो मुझे पता है 5 करेंसीज मैं बोल रही हूँ, उन हर एक करेंसी के हिसाब से इंडियन रुपी का क्या वैल्यू है मैं उसको सीधा सीधा चेक करूंगी। तो हम सीधा सीधा एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू हमारे देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, ये हो गया नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। लेकिन अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इससे डिफरेंट होता है, क्योंकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिस हिसाब से प्रेजेंट में वैल्यू चल रही है किसी भी करेंसी की वर्ल्ड में, उसको नहीं देखता, वो रियलिटी चेक करता है कि वाकई में उस करेंसी की इतनी वर्थ या फिर वैल्यू है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं आपको बोलूं कि रुपी जो है मतलब 80 रुपए का आपको एक यूएस डॉलर मिलेगा, अगर मैं आपको ये बोलूं, तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये हो गया कि 80 रुपए $1। लेकिन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या देखेगा कि क्या वाकई में $1 से जो चीजें खरीदी जा सकती हैं वो इंडिया में 80 रुपए में
खरीदी जा सकती हैं या फिर चीजों में अंतर है। तो रिलेटिव प्राइस डिफरेंस जो रहेगा अलग अलग करेंसीज का अलग अलग गुड्स को परचेज करने को लेकर, उसको कंसीडर किया जाता है और फिर निकाला जाता है एक्सचेंज रेट। अगर मैं परचेजिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स को देख के देखती हूँ कि हाँ करेंसी का कितना वैल्यू है, तो हो सकता है $1 की वैल्यू सिर्फ 12 रुपए हो, है ना। ये हो गया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो आपको ध्यान रखना है एक्सचेंज रेट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन। कोई भी करेंसी अगर ओवर वैल्यू है, मतलब करेंसी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरा इंडिया में हमारा रुपी बहुत महंगा है, तो हमारे पास डॉलर भी है, यहाँ पे डॉलर तो फॉरेन की करेंसी है। अगर मेरी करेंसी ओवर वैल्यू है मतलब रुपी बहुत महंगा हो गया, इसका मतलब मार्केट के अंदर रुपी कम है, तभी तो महंगा हुआ ना। कोई चीज अगर कम होती है मार्केट में तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो मतलब अगर मार्केट में रुपया बहुत कम है तो मतलब डॉलर ज्यादा है रिस्पेक्टिवली, है ना। दूसरे देश की करेंसी अभी ज्यादा घूम रही है। अगर डॉलर ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कोई गुड्स इंपोर्ट करना है तो मैं आसानी से इंपोर्ट कर पाऊंगी, बिकॉज आई कैन पे द बिल बाय द यूएस डॉलर, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है। तो जब भी इन्फ्लेशन मतलब ओवर वैल्यू करेंसी होती है तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आप इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को बहुत सस्ते दरों पे, क्योंकि आपकी दूसरी करेंसी जो है इंटरनेशनल लेवल वाली वो सस्ती दिखने लगती है, और इसलिए महंगाई भी कम है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं वो सस्ते हैं, लेकिन हमारा रुपये यहाँ पे महंगा हो चुका है। अब अगर मेरा रुपये महंगा है मतलब रुपये बहुत कम है हमारे पास अवेलेबल, तो अगर एक्सपोर्ट करना होगा, मुझे अपने सामान को बाहर भेजना होगा, तो वो महंगा बिकेगा, क्योंकि रुपये की कीमत ज्यादा है। तो सामान की कीमत भी इंडिया के अंदर अगर बाल्टी भी बन रही है तो वो 120 रुपए की ना होकर 220 रुपए की भी होगी, क्योंकि रुपये की कीमत ज्यादा है ना। ओवर वैल्यू करेंसी जो है वो इंपोर्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी है, गुड्स को सस्ता मतलब इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट हमेशा क्या होता है, कम हो जाता है। एक्सपोर्ट आपका कम कॉम्पिटिटिव बनता है, क्योंकि जो वैल्यू आपकी 220 रुपए की एक बाल्टी की इंटरनेशनल मार्केट में नजर आएगी, दरअसल वो 120 रुपए की किसी और देश से मिल जाएगी जब उसको देखा जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी जस्ट ओवर वैल्यू हो रखी है, दरअसल वो बाल्टी इतने की नहीं है। तो ये नुकसान पड़ता है जब आपका एक्सपोर्ट कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है और इंपोर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट होता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे, ये इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं कई बार। मतलब इंटरेस्ट रेट कम करने से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण लोन ले पाएंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्लो करेगा मार्केट के अंदर, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है, ताकि और ज्यादा रुपये मार्केट के अंदर आए। जितना ज्यादा रुपये मार्केट के अंदर घूमेगा उतना चांस होगा ये जो ओवर वैल्यू हो रखा है इसकी वैल्यू धीरे धीरे करके कम होगी, और फिर हमारा एक्सपोर्ट अच्छा जा पाएगा। तो लोअर इंटरेस्ट रेट कई बार करना पड़ता है सेंट्रल बैंक को, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट आपका ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप आपका इफेक्ट होता है एक्सचेंज रेट की वजह से। कैपिटल फ्लो की अगर बात की जाए तो अगर करेंसी बहुत ज्यादा मजबूत है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनको लगता है आगे चल के भी इस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमें हर एक अगर करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमें उस पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब एक यहाँ आपको ध्यान रखना है ग्रेशम लॉ। दरअसल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की जब हम बात करते हैं, जिसमें हमने एक कॉमोडिटी या फिर करेंसीज के साथ पैग कर दिया अपने देश की करेंसी को, उसके कारण कई बार ऐसा होता है कि ग्रेशम का एक लॉ एप्लीकेबल होता है, जिसका मतलब है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। मतलब आपने अगर कोई नई करेंसी इंट्रोड्यूस आपने कर दी, तो आपकी जो पहले की पुरानी करेंसी थी वो धीरे धीरे मार्केट छोड़ के निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि आपकी पुरानी करेंसी अंडर वैल्यू हो जाएगी, नई वाली करेंसी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा? जैसे मैंने बोला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सपोज कीजिए मैंने अपने इंडिया का रुपये जो है उसको यूएस डॉलर के साथ पैक कर लिया। अब आगे चल के लोगों को ये समझ आया कि डॉलर ज्यादा मजबूत करेंसी है, तो लोग क्या करेंगे, रुपये को यूज करना ही बंद कर देंगे और यूएस डॉलर जो है उनको ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बैड मनी है, ये मेरे लिए तो बैड ही है ना डॉलर, बिकॉज इट इज नॉट माई करेंसी जो हम यहाँ पे देश में यूज करते हैं। तो बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी, और रुपये को अंडर वैल्यू करके ये यूएस डॉलर जो है ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन यूएस डॉलर भी इतना ज्यादा चल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा बायर्स या खरीददार नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास तो है ही रुपया ज्यादातर, है ना। पर फिर भी रुपये का यूज कम हो जाएगा, इट विल बी अंडर वैल्यूड। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेशम का ये लॉ जो है ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड, ये सिस्टम एप्लीकेबल करता है।
नेक्स्ट बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। 2023 की ये नई पॉलिसी आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है अंडर फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसका प्रिंसिपल जो ध्यान में रखा गया है वो ये है कि हमें ट्रेड जो है उसको अच्छे से रिस्पॉन्सिव मैनर में करना चाहिए और ट्रस्ट और पार्टनरशिप एक्सपोर्टर्स के साथ बिल्डअप करनी चाहिए। देखिए 2015 से 20 तक हमारे पास ऑलरेडी एक पॉलिसी थी, लेकिन 2023 तक एक्सटेंड करेगी ड्यू टू कोविड। इंडिया ने अभी तक हाईएस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म किया है इस पॉलिसी के अंडर। 4 नए पिलर्स नई पॉलिसी में देखने को मिले हैं कि टैक्स के रिमिशन दिए जाएंगे, मतलब टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड फैसिलिटेट करवाया जाएगा, सुविधाएं दी जाएंगी टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा कोलैबोरेट करके। इसके अलावा ई कॉमर्स पे फोकस किया जाएगा। ई कॉमर्स माने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना हम, तो जो ये हमारे सारे ऑनलाइन शॉपिंग के वेंडर्स हैं लोकल लेवल पे, उनको एक्सपोर्ट करने का, विदेशों में भी ऑनलाइन डिलीवरी का मौका दिया जाएगा। इंडिया की ट्रेड पॉलिसी का अगर प्रोफाइल देखा जाए 2022-23 में, तो यहाँ ध्यान रखेंगे 2016 से अगर 2023 को कंपेयर करो तो 7 सालों में इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया का अगर ट्रेड बैलेंस देखें तो एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ पाया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गुड्स के एक्सपोर्ट की, गुड्स सिंपल मतलब जो छू सकते हैं, गुड्स है ना जो यूज किए जाते हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट को कहते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जब हम देखते हैं तो उसमें इंडिया का गुड्स के केस में एक्सपोर्ट तो है ज्यादा, लेकिन इंपोर्ट भी ज्यादा है, और इंपोर्ट कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, जिस कारण मर्चेंडाइज के अंदर है ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। इसके अलावा सर्विसेज जो है, इंडिया सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करता है और फॉरेन से कम सर्विसेज लेता है। इस केस में इंडिया के पास सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट हमने इसका ज्यादा किया है इंपोर्ट के कंपैरिजन में। इसके अलावा ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में ही चल रहा है, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बड़ा ही है, और मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। इंडिया के एक्सपोर्ट का कुछ टारगेट है कि $2 ट्रिलियन हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 2030 तक, ये टारगेट है एक्सपोर्ट का। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट कॉमोडिटीज, हम पेट्रोलियम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड, उसके बाद चावल, फिर केमिकल्स, फिर दवाइयां वगैरह। उसके बाद इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं चाइना से, फिर यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑब्वियसली हम ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, यूएस से रशिया। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएसए में, यूएई में और नीदरलैंड के अंदर। ये देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है 2022-23 का, लेकिन बिफोर द एग्जाम एक बार दोबारा नेट से डाटा वेरीफाई कर लीजिएगा। अगली बात करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसका जिक्र किया गया, मतलब यही है कि ट्रेड जितना भी करना है दूसरे देशों के साथ वो सुविधाजनक तरीके से हो सके और इजीली हो सके। इसके लिए नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन बनाई गई है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने में मदद करेगी। WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट 2017 में लाया गया था, जिसका मेन पर्पस था कि अलग अलग देशों के बॉर्डर्स में जो रेड टेप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, मतलब जो दुविधाएं देखने को मिलती हैं जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो ना हो और आसानी से गुड्स का मूवमेंट हो सके। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है, ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी बनाई गई है, निर्यात बंधु नाम की एक स्कीम लाई गई थी, जिसमें कि जो भी निर्यात करने वाले बंधु हैं उनको पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को सरकार एनकरेज करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड लगाया जाएगा। ये 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिसमें नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे। ये हर एक एंटिटी को, जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है मान लीजिए, उसको अलॉट किया जाएगा और वो उसी नंबर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा ओरिजिन का। पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता था अगर किसी भी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जाम्पल कोई मग बना तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा कि ये इंडिया की इस जगह से बना है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया जाएगा और QR कोड के थ्रू दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा हर एक प्रोडक्ट को। इसके अलावा टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस डेवलप किए जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे चुनिंदा टाउन चुने जाएंगे जो कि बहुत स्पेशलिस्ट है कुछ चीजों को बनाने के लिए, और फिर उनको एक्सीलेंस में जाके उनके एरिया से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जैसे हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का, एग्रीकल्चर और फिशरी सेक्टर का। फिर स्टेटस होल्डर के लिए सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिसके क्राइटेरिया को रिवाइज किया जाएगा। स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट जो होगा वो उन बिजनेस लीडर्स के लिए होगा जिन्होंने अपनी एक्सपोर्ट फर्म्स जो है उनको बहुत अच्छे से एक्सीलेंट की तरफ लेके जाने में काम किया और इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा खासा नाम बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑटोमेटिक स्टेट होल्डर का सर्टिफिकेट जो है वो नई पॉलिसी के तहत मिलेगा। मतलब कुछ पैरामीटर्स को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं और आप अच्छे बिजनेस लीडर बन के उस पैरामीटर के तहत बिल्कुल एकदम से सही फुलफिल कर दिए हैं, तो आप अपने आप को खुद से स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। प्रिविलेज ऑफ सर्टिफिकेट भी होगा, जिसमें कि इंडियन एक्सपोर्टर की
क्रेडिबिलिटी जज की जाएगी कि कितना भरोसा किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और प्रायोरिटी का उनको कस्टम क्लियरेंस जो है वो पहले से ही मिल जाया करेगा क्योंकि उनके पास ये सर्टिफिकेट है, मतलब वो भरोसे वाले एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव जो है वो इस पॉलिसी में डाला गया है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं अलग अलग हमारे, उनको एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी, फॉर एग्जांपल कन्नौज जो है वो आपका इत्र के लिए यानी कि परफ्यूम्स के लिए जाना जाता है, तो वहां से परफ्यूम्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वहां वो हब बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी बनाई जाएंगी। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सपोर्ट के प्लान्स बनाए जाएंगे। एक्सपोर्ट का डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलाया जाएगा, जैसे उनकी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, वो सब। एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। कैपिटल गुड्स मैंने आपको पहले भी बोला था, वो गुड्स जो कि नए गुड्स को बनाने में मदद करते हैं, लाइक मशीनरी जिनको आप छू सकते हैं, ये वो गुड्स हैं। तो इनको प्रमोट किया जाएगा। इनको प्रमोट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सरकार ने कहा है कि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट किया जा सकता है। क्यों इंपोर्ट करना है, अगर मशीन मंगाएंगे तभी तो आगे चल के मशीन से प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो मशीनों का आप इंपोर्ट कर सकते हो, मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, इन सब का इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ये इंपोर्ट आपका जीरो कस्टम ड्यूटी पे होगा, पर कुछ कंडीशंस के साथ होगा। जैसे कि एलिजिबिलिटी किनकी है, मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर होते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर, सिर्फ यही लोग हैं जो कि जीरो कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट कर सकते हैं कैपिटल गुड्स का, क्योंकि हमें भरोसा है कि ये मशीनरी को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आगे चल के उससे कुछ प्रोडक्ट बना के उनको बाहर विदेशों में भेजेंगे भी और कमाई भी करेंगे, है ना। और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर वो होते हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं उन गुड्स को जो वो खुद से बनाते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर वो होते हैं जो सिर्फ व्यापार करते हैं, गुड्स को बनाते नहीं हैं। एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन के बारे में भी लिखा गया है कि जो भी इंपोर्ट करेगा, मतलब कैपिटल गुड्स को अगर आप फॉरेन से मंगवा रहे हैं अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए, तो आपको कुछ परसेंटेज पक्का फिर बना के एक्सपोर्ट भी करना होगा। कुछ ऑब्लिगेशन लगाई गई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट बनाए जाएंगे ताकि एक्सपोर्ट और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके, इन्वेस्टमेंट आ सके उसके थ्रू। कुछ यूनिट्स की एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया लगाए गए हैं, और वो यूनिट्स जो हैं वो खुद को एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में बिल्डअप करके एक्सपोर्टिंग में मदद करेंगे। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के पार्क की स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे जहां से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टिंग का सिस्टम होगा, ये सब। डीम्ड एक्सपोर्ट नाम की एक टर्म आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन जहां पे जो गुड्स हैं आपके, वो कंट्री को छोड़ के नहीं जा रहे, मतलब आपने गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया, विदेश के कंट्री में नहीं भेजा है, वो गुड्स आपका इंडिया के अंदर ही, लेकिन आपने उसको एक्सपोर्ट किया विद इन द कंट्री। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे हुआ, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी फर्म्स, बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो इंडिया के अंदर ही किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीदना होता है तो उसको इंपोर्ट ही करती हैं। उनके पास इंपोर्टिंग का लाइसेंस होता है, वो इंपोर्ट ही करती हैं, उसके लिए लाइसेंस लेती हैं ताकि उनको वो सही दाम पे मिल जाए। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर लोकल लेवल पे उन चीजों को बना रहे हैं, उनको भी मौका मिले क्वालिटी जज करने का, क्योंकि लोकल लेवल पे ही भले इंपोर्ट हो रहा है देश के अंदर ही, लेकिन क्वालिटी तो इंपोर्ट के हिसाब से जज की जाएगी, है ना, तो ज्यादा कंपटीशन उनमें आएगा। तो आपका जो गुड्स है वो एक्चुअल में कंट्री को छोड़ के कहीं नहीं जाता, होता कंट्री के अंदर है, लेकिन जो आप उसके लिए पेमेंट करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं जितनी की फॉरेन में की जाती उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। कई बार आप पेमेंट इंडियन रुपी में करते हैं, कई बार आप फॉरेन करेंसी में भी पेमेंट करते हैं, इवन इफ यू आर इन द इंडिया। अगर ये डीम्ड एक्सपोर्ट है भी तब भी आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। कुछ और की इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करना डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। इसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। मैंने आपको बोला कि लोकल लेवल मान के चलिए मीशो है ना, अगर मीशो मान के चलिए हमारे इंडिया के किसी लोकल सेलर ने बनाया है मीशो ऑनलाइन का ऐप, ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सके मीशो के थ्रू, तो अब मीशो वाले जो है वो अपने प्रोडक्ट को फॉरेन की कंट्रीज में भी भेजना चाहते हैं। तो ये जो ई कॉमर्स के थ्रू आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इसके हब्स का प्रमोशन नई पॉलिसी के तहत किया जाएगा, ये जिक्र किया गया है इसके अंदर, ठीक है। जिसके लिए पहले तो क्रिएशन किया जाएगा ई कॉमर्स की फैसिलिटी का, फिर उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि मार्केट ज्यादा से ज्यादा उनको मिल सके बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर। फिर ई कॉमर्स का जो एक्सपोर्ट है वो पोस्टल रूट से भी होगा, मतलब पोस्ट के थ्रू होता है ना कि फॉरेन की कंट्री में पोस्ट के थ्रू आप कपड़ा वगैरह कुछ भी भेज सकते हैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। डाक घर निर्यात केंद्र, ये इसके लिए सेटअप किए जाएंगे। ये केंद्रों का फॉरेन पोस्ट ऑफिस के साथ लिंक बिठाया जाएगा। ये वो फॉरेन पोस्ट ऑफिस हैं जो फॉरेन में चिट्ठियां लेके जाते हैं, तो इन्हीं पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोरियर वगैरह भी भेजे जाएंगे ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। फिर ड्यूटी एग्जम्पशन दी गई है, मतलब एडवांस में ऑथराइजेशन कराना जो है वो कई बार जरूरी होता था, तो जो भी इंपोर्ट एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर होगा उसको बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। मतलब पहले से अगर आप जान पहचान में आगे ऑथराइज हो चुके हो तो आपको कस्टम ड्यूटी देना, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, ये सब नहीं देना पड़ेगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन भी होगा, मतलब इसमें भी आपको अगर इंपोर्ट करना है किसी प्रोडक्ट को तो
आपको उस पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी ई कॉमर्स के अंडर, जब अगर आप इस स्कीम के अंडर आते हो। फिर ड्यूटीज पे रिमिशन भी होगा, मतलब आपको मान के चलिए सरकार ने छूट दे दिया था कि आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी आपके प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पे ड्यूटी लग गई तो आपको वो ड्यूटी सरकार रिफंड कर देगी, वापस कर देगी। इसका मतलब होता है रिमिट कर देना, है ना। ये सब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर नोटिफाई किया जाता है। इसको जो एडमिनिस्टर करता है, मैनेज करता है, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगली बात करेंगे स्कॉमेट की, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत सारे ऐसे केमिकल और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल रेगुलेशन जो है वो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे रेगुलेटेड आइटम्स हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, जिनको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू नीड द परमिशन, ठीक है, उसके बिना नहीं किया जा सकता, या फिर वो प्रोहिबिटेड है, एक्सपोर्ट होगा ही नहीं। तो ये लिस्ट को बोलते हैं इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। ये लिस्ट में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको वेरीफाई किया गया है इंटरनेशनल लेवल की कन्वेंशंस के साथ। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक एक्ट है, उस एक्ट के जो क्लॉजेज हैं उनके साथ टैली करके लिस्ट को तैयार किया जाता है। इसमें जो इंपोर्ट गुड होते हैं, मतलब जो गुड्स आपने इंपोर्ट कर लिए, मान के चलिए वो आगे अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे बहुत नुकसान होगा, तो आप इंपोर्ट तो कर लिए लेकिन फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, क्योंकि नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके कि कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो स्कॉमेट के अंदर आते हैं और कहाँ कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा इफ यू नीड टू एक्सपोर्ट दीज आइटम्स। जैसे कि मैं आपको सिंपली बताती हूँ, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट, ये सब अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो परमिशन चाहिए होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। लेकिन जो न्यूक्लियर मटेरियल इस जीरो कैटेगरी में नहीं आते उन सबको परमिशन चाहिए होगा आपका डीजीएफटी का, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। इसके अलावा म्यूनिशन की जो लिस्ट है, म्यूनिशन का मतलब होता है मिलिट्री वाले जो वेपन होते हैं, तो मिलिट्री वाले जो वेपन है अगर वो एक्सपोर्ट करने हैं तो परमिशन चाहिए होगा डिफेंस मिनिस्ट्री का। बाकी कुछ भी आ जाए एग्जाम में, इन सब के लिए, रेस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए परमिशन सिर्फ चाहिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, उसके अलावा किसी का नहीं। इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करेंगे। इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी कहा जाता है कई बार, इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इसको साइन कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले समझिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। होता ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ही है, लेकिन इस केस में दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों कंट्रीज जो हम एक दूसरे के इन्वेस्टमेंट को एक दूसरे के देश में प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन दिया जाता है इन्वेस्टमेंट को। बहुत तरीके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है। सबसे पहले शुरुआत होती है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट से। किसी एक देश ने ये वादा किया कि हम दूसरे देश में अगर अपना कोई सामान भेज रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे जो ड्यूटीज है उनकी दरों को कम कर दिया जाएगा। सो ड्यूटीज विल बी रिड्यूस्ड ऑन द अग्रीड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट्स हम एक दूसरे को भेज रहे हैं उनमें हम टैरिफ या फिर टैक्स जो है वो कम कर देंगे जब हम व्यापार करेंगे। दो मेंबर्स ने आपस में ये डिसाइड कर लिया। कस्टम यूनियन की बात करें तो मेंबर्स ने ये भी डिसाइड किया कि हाँ, आपस में तो हम जो धंधावानी कर रहे हैं उस पे तो हम लोग टैरिफ या टैक्स बिल्कुल कम कर देंगे। बाकी जो हमारे मेंबर्स नहीं है, मतलब हमारे साथ जिनका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, जो नॉन मेंबर्स हैं, उनके साथ भी हम अपना जो टैरिफ है, एक्सटर्नल टैरिफ, उसको भी कॉमन रखेंगे ताकि आपस में हमारा ज्यादा मतलब व्यापार वगैरह या फिर ट्रेड बढ़ सके, है ना। तो नॉन मेंबर्स के लिए भी एक्सटर्नल टैरिफ कॉमन कर दिया जाता है, तब बनता है कस्टम यूनियन। फिर बनती है कॉमन मार्केट। अब बहुत सारी कंट्रीज एक साथ हो गए जिन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर दिया, अदर नॉन मेंबर्स के लिए अपना टैरिफ भी कॉमन कर दिया। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब हम एक साथ ही व्यापार कर रहे हैं तो क्यों ना लेबर ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल जो है वो फ्री कर दिया जाए। मतलब मेरे यहाँ से आपके यहाँ पे आसानी से लोग आ जा सके, व्यापार कर सके, लेबरिंग कर सके और हमारा पैसा भी आपस में घूम सके आसानी से। तो ये हुआ यूरोपियन यूनियन, अगर आपको पता हो, है ना। सॉरी नहीं, अभी यूरोपियन यूनियन नहीं बना, ये मान के चलिए यूरोपियन यूनियन बनने से पहले का एक स्टेप है। जब आपस में यूरोप में कहीं से भी कहीं जाना हो, सीधा ट्रेन के थ्रू चले जाओ, वीजा की भी जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। तो ये आपस में कॉमन मार्केट हो गया। फिर बना इकोनॉमिक यूनियन, जिसका एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। ना केवल उन्होंने आपस में लेबर और कैपिटल को फ्री किया, बल्कि अपनी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सब को भी आपस में जोड़ दिया। तो पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक यूनियन का एग्जांपल है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जैसा मैंने बोला, दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है। अगर बाइलेटरल है तो दो कंट्रीज हैं। ये गुड्स और सर्विसेज में व्यापार करने के लिए किया जाता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट, बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं। ये डिस्क्रिमिनेटरी होता
होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप जिसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिस कंट्री के साथ, आप उनको तो फायदा दे रहे हैं क्योंकि टैरिफ कम कर दिया आपने उनके प्रोडक्ट्स को लेकर, लेकिन दूसरे नॉन मेंबर्स को आप उतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं अगर उनको इंपोर्ट करना है आपके देश के अंदर, है ना। तो फिर एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेटरी है सिस्टम, और ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। लेकिन खुद ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा जाता है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजंस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खंडित नहीं होने चाहिए, विच मीन्स कि ट्रेड जो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि नॉन मेंबर्स कंट्रीज जो है उनको डिस्क्रिमिनेटरी ना लगे आपकी प्रैक्टिस। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 13 कंट्रीज के साथ है, यहाँ सारे कंट्रीज देखे गए हैं, यू कैन रीड दिस, बट मैं आपको यहाँ बता दूं ऑस्ट्रेलिया आपका इसमें है, लेकिन यूएसए नहीं है और यूके भी नहीं है, ये 2 कंट्रीज अभी तक लाइन पे नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, ये सबके साथ हमारा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने जिन भी कंट्री के साथ एक्सपोर्ट किया है पिछले 5 सालों में वो ग्रोथ हुआ है काफी ज्यादा उनके साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने, जैसे इंडिया नए नए इनोवेटिव डिजाइन जो है, डिजिटल ट्रेड हो गया, उसको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ला रहा है। नॉन टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं उसके इशू को एड्रेस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, देखिए मैंने आपको बोला टैरिफ और नॉन टैरिफ। टैरिफ का मतलब कि कॉमन टैक्स, मतलब आपने टैरिफ कम कर दिया तो टैक्स कम कर दिया किसी भी देश से आने वाले प्रोडक्ट को लेकर, तो इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा यहाँ पे उस देश को लेके, है ना। तो टैरिफ होता है टैक्स पे काम करना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब टैक्स के अलावा आप कोई बैरियर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बैरियर लगा सकते हैं, आपने ये बोल दिया कि किसी देश से आम आ रहे हैं, वो सैनिटेशन उनका अच्छा नहीं है, सफाई वाले नहीं है, तो नहीं आएगा, इंपोर्ट ही नहीं होगा आपके देश के अंदर वो आम। आपने सैनिटेशन का बैरियर लगा दिया, आपने टेक्निकल कोई बैरियर लगा दिया, आपने क्वालिटी को बोल दिया कि अच्छी नहीं है, तो वो हो गया नॉन टैरिफ बैरियर। तो दरअसल नॉन टैरिफ बैरियर मैक्सिमम यूज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि उस देश का सामान हमारे देश की जगह पे, मतलब हमारे देश में एंटर ही ना कर सके, ताकि हमारे देश का डोमेस्टिक जो सेलर है उसको ज्यादा फायदा हो सके। तो ये तो ट्रेड को खराब करने की बात हुई ना, ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुआ। तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के खिलाफ सुलझाने की कोशिश की जा रही है, बीच में सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अब सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करना, इस पे भी फोकस किया जाएगा एग्रीमेंट्स के अंदर। नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर्स डिक्लेयर किए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। इंडिया और आसियान के जो नेशंस हैं इनमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल ट्रेड बैरियर्स की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पिछले 7 सालों में 2015 से लेकर 22 के बीच में बहुत सारे व्यापार से रिलेटेड कंसर्न्स इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिले हैं, विच रिफ्लेक्ट कि ग्लोबल ट्रेड अच्छा नहीं चल रहा है। ट्रेड बैरियर्स, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जो लगा दिए जाते हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो सके। और कैसे लगाया जाता है, कभी टैरिफ, कभी कोटा, कभी लाइसेंस। तो जैसा मैंने बोला 2 तरीके के टैरिफ होते हैं, 2 तरीके के मतलब ट्रेड पे बैरियर होते हैं, एक टैरिफ एक नॉन टैरिफ। टैरिफ बैरियर मतलब आपने एक टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से अगर गुड्स इंपोर्ट होता है किसी भी कंट्री में, कंट्री ए में अगर बी से गुड्स इंपोर्ट होके आ रहा है और टैरिफ लगा है, तो यहाँ एक्स्ट्रा टैक्स लग गया एंट्री पे, तो मतलब वो चीज यहाँ महंगी हो जाएगी। तो आम सी बात है, ए कंट्री का कस्टमर क्यों खरीदेगा महंगी चीज को जब उसको लोकल में सस्ती मिल जाएगी। ये हो गया टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब कि दरअसल टैक्स नहीं लगाया आपने, पर यहाँ क्वालिटी चेक लगा दिया। आपने ये बोल दिया कि आपके पास सर्टिफिकेट है सफाई का, सैनिटेशन का, क्या आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि आपने एनवायरनमेंट को हार्म नहीं किया इसको बनाते टाइम, मतलब ये फालतू की बातें है ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 16 तरीके के नॉन टैरिफ बैरियर बताए, जिसमें टेक्निकल बैरियर होते हैं, सैनिटरी मतलब मेजर्स कितना है, फाइटोसैनिटरी, सफाई कितनी है प्रोडक्ट को बनाते टाइम। नॉन टेक्निकल बैरियर होते हैं कि मतलब कहाँ से एक्चुअल में ये प्रोडक्ट आया है, इसका रॉ मटेरियल आपने कौन से कंट्री से लिया था, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया था, वो सब फालतू के सवाल। एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई भी मेजर लगा देना कि हमारे यहाँ पे इस चीज का इंपोर्ट नहीं हो सकता, या फिर इसके लिए आपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, ये वो। इसके अलावा अगर इम्पैक्ट देखा जाए, अगर ट्रेड बैरियर बहुत ज्यादा है तो इंडिया की इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट है। आम सी बात है, इंडिया की इंडस्ट्री पे इफेक्ट तो रहेगा ना, कि इंडिया जो है वो काफी अपना सामान अगर एक्सपोर्ट करना चाहता है और किसी ने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिया, जैसे यूरोप ने लगाया था। अल्फोंसो के मैंगो महाराष्ट्र के बहुत फेमस मैंगो है, लेकिन यूरोप ने उनको इंपोर्ट करने, वहां पे इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट होके गए थे उनको वहां लेने से मना कर दिया। यूरोप ने बोल दिया हम इसका इंपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अल्फोंसो मैंगो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने इंजेक्शन यूज किया है, कार्बाइड यूज किया है, ये सब। तो एक्चुअल में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इफेक्ट होता है और 80% तक होता है ड्यू टू नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने बासमती राइस पे, चावल पे, केमिकल प्रोडक्ट पे लगाया था। जापान हमारे श्रिम्प पे, मेडिसिन पे क्वेश्चन करता है। चाइना मीट, फिश, डायरी, इन सब पे
क्वेश्चन करता है कि आपका उसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, ये सब फ्रूट्स वगैरह पे यूएस से भी सवाल उठा चुका है। तो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर ये सबसे बड़े रिस्ट्रिक्टिव कारण है जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट कई बार रिजेक्ट हो जाता है दूसरे कंट्रीज में, खास करके एडवांस्ड कंट्रीज में। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के बारे में, जिसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, जिसमें बोला गया कि ग्लोबल लेवल पे 2.4% तक 2023 में इकोनॉमी ग्रोथ होगा। इंडिया का जो ग्रोथ है वो 6.6% होगा 2023 में, 6.2% होगा आपका 2024 में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में बनाई गई थी। ये एक यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है जिसमें 195 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें ट्रेड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डेवलपमेंट पॉलिसी सब पे काम किया जाता है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज को दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी में बराबर का हक दिलाने में काम करती है। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसकी जो लाई जाती हैं, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इस बार आई 2023 में, फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी